आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक है। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। जैसा कि आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पे, एक फ्रैक्चर अस्थिभंग जिसमें त्वचा में कोई ब्रेक तोड़ ना हो वो कहलाता है। यानी कि अगर आपका कोई अस्थिभंग हो रहा है, यानी कि आपका हाथ में कोई फ्रैक्चर हो रहा है लेकिन उसमें क्या हो, त्वचा आपकी भंग ना हो, मतलब त्वचा की है त्वचा ब्रेक ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए है ओपन फ्रैक्चर, बी हमारा है क्लोज्ड फ्रैक्चर, सी हमारा कंपाउंड एंड डी हमारा है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी क्लोज फ्रैक्चर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मतलब बंद अस्थिभंग होता है इसमें। जो मान लो अगर किसी का आपका हाथ पैर टूट गया तो हाथ पैर टूटने की वजह से कि वहाँ पर आपकी स्किन ना फटे, स्किन में कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, तो वहाँ पर जो हमारा फ्रैक्चर होता है, वहाँ पर क्लोज्ड फ्रैक्चर होता है। और अगर मान लो कि स्किन आपकी खट जाती है, स्किन में आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पर आपको संक्रमण होने का खतरा रहता है। तो इस प्रकार के हम जो फ्रैक्चर को हम क्लोज्ड फ्रैक्चर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस अवस्था में इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बढ़ता है। यानी कि जो हमारा इंट्रा ऑकुलर प्रेशर होता है वो किस एज में बढ़ता है, यानी कि किस अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर ए है आंख बंद आना, बी हमारा ग्लूकोमा, सी हमारा मोतियाबिंद एंड डी हमारा है रेटिनाइटिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोमा। होता क्या है, ग्लूकोमा के दौरान हमारी आंखों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है, तो लगातार दबाव बढ़ने के कारण हमारी जो ऑप्टिक नर्व होती हैं आँख की वो नष्ट हो जाती हैं और इस दबाव को हम इंट्रा ऑकुलर प्रेशर कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काला पड़ गए व सड़ते हुए ऐसे ऊतक को जिसमें रक्त का संचरण नहीं हो रहा है कहलाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम गैंग्रीन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। और सड़े हुए काले ऊतक को हम बोलते हैं मृत ऊतक। क्या बोलते हैं, मृत ऊतक। ठीक है, इसे इंग्लिश में गैंग्रीन बोला जाता है। ये हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है बिट गैंग्रीन, एन होता है ड्राई यानी कि एक सूखा गैंग्रीन, एन होता है एक और हमारा गीला गैंग्रीन होता है। ये हमारे दो प्रकार के काले पड़े हुए सड़े हुए सड़ते हुए ऐसे ऊतक बोले जाते हैं। ये हमारा एक होता है सूखा यानी कि ड्राई गैंग्रीन, दूसरा होता है हमारा वेट गैंग्रीन यानी कि गीला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण लू हीट स्ट्रोक लगने पर नहीं पाया जाता है, नहीं पूछा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अत्यधिक पसीना आना। ठीक, ये नहीं होता है। होता क्या है, जब हमको लू हीट स्ट्रोक होता है तो हमको क्या होता है, हमारे शरीर में सिर दर्द होता है, चक्कर आते हैं, थकावट लगती है, तेज़ बुखार आता है, बेहोशी होती है, दिल की धड़कन में तेज़ी होती है और मत भ्रम आदि समस्याएं लक्षण होती है। लेकिन यहाँ का नहीं होता है हमारा अत्यधिक पसीना आना, ऐसा कुछ नहीं होता है। नेक्स्ट है, ट्रैकोमा किस अंग का संक्रमण है। जो ट्रैकोमा हमारा होती है ये किसका होती है, मैंने क्वेश्चन कई बार करा चुका हूँ। ट्रैकोमा जो हमारी बीमारी होती है, हमारी आँखों से संबंधित बीमारी होती है, आँखों से रिलेटेड सब बीमारी होती है। तो उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, सामान्यतः रीढ़ की हड्डी से पानी निकालना लंबर पंचर किस जगह पर किया जाता है। यानी कि किसी की रीढ़ की हड्डी में अगर पानी भर जाता है तो उस पानी को निकालने के लिए हमको पंचर कहाँ पे करना पड़ता है, यानी कि कहाँ पर इंजेक्शन डला के उसको निकाला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर L3 L4 हो जाएगा। अच्छा, L3 L4 क्या होता है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती हैं आप उसको टच करके देखिएगा तो वहाँ पर आपको रिब की यानी कि खाँचे कटे हुए मिलेंगे, रिब्स मिलती हैं। 1 2 1 3 एंड 4 करके ऐसे वहाँ पर रिब्स होती हैं, रीढ़ की हड्डी रिब्स में बटी होती हैं। इसीलिए आप जब झुकते हैं तो रिब्स जो ऐसे मान लो आपकी रीढ़ की हड्डी तो ऐसे ऐसे देखिएगा आपने, ऐसे बनी होती हैं रिब। तो यहाँ पर ये रिब्स की संख्या होती है। तो इन रिब्स की जो हमारी L3 और L4 जो हमारी रिब्स होती है, यानी कि तीसरे और चौथे नंबर की जो हमारी रिब होती है, उसमें अगर कहीं पानी भर जाता है तो वहाँ पर इंजेक्शन डाल के या किसी लंबर पंचर करके उस पानी को निकाला जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीव्र एनाफाइलेसिस रिएक्शन में मुख्य दी जाने वाली दवा है, कौन सी दवा है, वो हमारी ऑप्शन नंबर डी एड्रीनलिन होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, एड्रीनलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जीव कौन सा है। पेप्टिक अल्सर के लिए प्रमुख कारक जीव कौन सा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। कौन सा, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये हमारा क्या होता है, एक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग होता है। तो ये हमारा नमक किसके, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया से होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है,
वर्टिबल स्तंभ के पार्श्व विचलन को जाना जाता है। कैसे जाना जाता है उससे हम ऑप्शन नंबर ए है काइफोसिस, बी हमारा है हार्निएशन, सी हमारा है आईबीडीपी एंड डी हमारा है स्कोलियोसिस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोगों को ये क्वेश्चन कठिन लग रहे होंगे या उनको लग रहा होगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं बता दूं आपको ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर आए हुए, अगर कोई यूपी का एग्ज़ाम होता, चाहे यूपी एनएचएम हो या महिला स्वास्थ्यकर्ता हो या सीएचओ का एग्ज़ाम जो हाल ही में कंडक्ट हुआ है उसमें ये आए हुए क्वेश्चन हैं यूपी ट्रिपल से, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के। इसलिए आप ये उम्मीद मत करिए कि क्वेश्चन कहीं से भी मेडिकल डिपार्टमेंट आपके जो सिलेबस में है उससे भी पूछ सकता है और कहीं बाहर से पूछ सकता है। इसलिए हम आपको इसलिए प्रीवियस ईयर इस क्वेश्चन करवाते हैं क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी कहीं इन्हीं क्वेश्चन को फिर से रिपीट ना कर दे, ठीक है। इसलिए आपको लगता होगा कि क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये जो क्वेश्चन हैं ये हमारे यूपी ट्रिपल एससी जो भी कंडक्ट करवाई है एग्जाम, चाहे यूपी एनएचएम का हो, चाहे सीएचओ का हो, चाहे महिला स्वास्थ्यकर्ता का हो, उसमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं। इसलिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं जिससे आपके चीज़ें रन में रहें। और मैं आपको बता दूं, मैं तो साथ में आपको 100 क्वेश्चन की सीरीज़ भी चलवा रहा हूँ, वो भी करवा रहा हूँ, तो कहीं भी कोई क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। आप बस हमारे वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। जो क्वेश्चन आपको कठिन लगता है उस क्वेश्चन को आप कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, और जो चीज़ें आपको आसान लगती हैं, आसान लगती हैं और आती हैं उनको मत लिखिए, क्योंकि आप नोट्स बनाना है तो बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाइए। शॉर्ट नोट पढ़ने में आसानी होती है और आप उसमें दिलचस्पी भी आती है। तो इसलिए आपको जो कठिन लगता है उसी नोट करिए और सरल को छोड़ दीजिए और अपना शॉर्ट नोट बनाते रहिए और डेली रिवीजन करते रहिए। रिवीजन कैसे करना है, सुबह 15 मिनट कर लीजिए और शाम को 15 मिनट रिवीजन कर लीजिए, जो भी पढ़ा हो रहा अपने हाल में, यानी कि करंटली जो आप पढ़ रहे हैं उसको सुबह शाम केवल 15 मिनट बस आपको केवल देखना है। पढ़ो या ना पढ़ो, आपको देखना, आपके कुछ चीज़ें इंप्रूव होने लगेंगी, आपको अच्छा भी लगेगा और आपके ऊपर खुद के ऊपर आपको कमांड आएगा और आप क्या होंगे, मोटिवेट होंगे। वरना हम एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन करवाते हैं तो वहाँ पर अगर आप क्वेश्चन का आंसर सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखो हम जब वीडियो बनाते हैं तो क्वेश्चन आप हमसे अपने मुंह से क्वेश्चन बोले तो आपके दिमाग में क्वेश्चन का आंसर तुरंत आ जाता है, लेकिन हमने वहाँ पर आंसर सही बताया लेकिन आपके जो दिमाग में आंसर आया वो गलत आया। तो इसलिए आप क्या होते हैं, आप डिसमोटिवेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो वहाँ पर इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। इससे अच्छा है आप रिवीजन करिए, चीज़ें कठिन लगती हैं उनका बार बार रिवीजन करते रहिए। अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आया, हमारा तो मानना है शायद अगले साल एग्ज़ाम हो। अगले साल में कहने का मतलब है आज 1 दिसंबर हो ही गया है, तो आज से 1 महीना यानी कि 30 दिन बचा है अगले नए साल के स्टार्ट होने से, ठीक है। तो हमारा मानना है कि ये 2023 में ही एग्ज़ाम होगा, इसके पहले होने के चांसेस बहुत कम हैं। इसलिए तैयारी करिए, अच्छे से करिए, समय है आपके पास, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। लगभग हमारे 58-59 क्लासेस हो चुकी हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की, और हम साथ साथ में जो हमारा चल रहा है साथ साथ में हम करवा रहे हैं उसको थ्योरी क्लास का रिवीजन भी करवा रहे हैं। तो आपका कहीं भी एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, ये मेरा वादा है, ठीक। आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, कोई वीडियो लंबी रिवीजन नहीं करनी है। नेक्स्ट है डिमेंशिया का सबसे प्रमुख प्रकार क्या है। डिमेंशिया का सबसे प्रमुख प्रकार क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पिक्स बीमारी, बी हमारा है पार्किंसंस बीमारी, सी हमारा है अल्जाइमर बीमारी एंड डी हमारा है टिक्स बीमारी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अल्जाइमर बीमारी होती है हमारी डिमेंशिया का सबसे प्रमुख प्रकार होती है। जो लगभग 60 से 80% जो लोग में डिमेंशिया का कारण होता है वो हमारी अल्जाइमर बीमारी के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है, एक प्रकार का फ्रैक्चर जिसमें हड्डी का एक टुकड़ा दूसरे में चला जाता है उसे निम्न कहा जाता है। यानी कि कभी कभी फ्रैक्चर होता है तो एक हड्डी का टुकड़ा टूटकर दूसरी हड्डी में धंस जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोलते हैं। यानी कि एक हड्डी का, मान लो ये हड्डी है, ठीक है, और ये हड्डी है, इसकी हड्डी का टुकड़ा कुछ टूट के इसमें घुस गया, क्या होगा, इम्पैक्ट हो गया, क्या हो गया, जाकर घुस गया, मतलब इम्पैक्ट हो गया, तो उसे हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोलते हैं। एक टुकड़ा दूसरे में जाकर जुड़ गया, इम्पैक्ट हो गया, तो उसे हम इम्पैक्टेड फ्रैक्चर बोलते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इम्पैक्टेड फ्रैक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मतली और उल्टी का उपचार करने हेतु उपयोग की जाने वाली दवाएं सभी हैं सिवाय, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 दवाएं जो हमारी मतली या उल्टी होने के उपचार में की जाती हैं लेकिन एक यूज नहीं की जाती है, और जो नहीं यूज की जाती है उसका नाम है ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। ये हमारी यूज नहीं की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दवाएँ यूज की जाती हैं, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एपिस्टेक्सिस के कारण होते रक्तस्राव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपाय है, कौन सा उपाय है, तो इनमें व्यक्ति को बिठाए, आगे की ओर झुके और नाक के नर्म को हिस्से पर चूटी भरें। तो ऑप्शन नंबर डी बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एक 30 वर्षीय व्यक्ति को दुर्घटना के इतिहास के साथ आपातकालीन स्थिति में लाया जाता है। निम्न में से एक 30 वर्षीय व्यक्ति को दुर्घटना के इतिहास के साथ आपातकालीन स्थिति में लाया जाता है। निम्न में से कौन सा संकेत खोपड़ी के फ्रैक्चर को इंगित करता है? कौन सा करता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कान या नाक से तरल पदार्थ निकलना, पेरी ऑर्बिटल एक्मेसिस, ये हमारा लक्षण दिखाई देता है खोपड़ी के अंदर फ्रैक्चर को जो इंगित करता है। यानी कि मान लो किसी की खोपड़ी में फ्रैक्चर हो गया है, तो आपने कभी कभी देखा हो हाल ही में कहीं मूवी में या कहीं पे रोड पे अगर किसी का अत्यधिक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके अगर सर में कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले उसके नाक से ब्लड आता है या मुंह से ब्लड आ जाता है, और अगर बहुत ज़्यादा चोट लगती है तो उसको व्यक्ति को उल्टी होना स्टार्ट हो जाती है। अगर खोपड़ी में चोट लगे और व्यक्ति को उल्टी होना स्टार्ट हो जाए तो समझ लीजिए वो चोट बहुत ही खतरनाक हो गई है। अगर चोट लगने के बाद उल्टी ना हो तो समझ लीजिए चोट सामान्य है। अगर खोपड़ी में चोट लगती है, अगर आपको उल्टी हो जाए तो समझ लीजिए आपको चोट बहुत खतरनाक होने वाली है। नेक्स्ट है, सदमे के प्रतिपूरक चरण में एक रोगी के उपचार में एक नर्स की भूमिका सभी हैं सिवाय, यानी कि कौन सी भूमिका नहीं है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना ये काम नहीं होता है, लेकिन रोगों की होमोडायनिक स्थिति की निगरानी करना, रोगों की सुरक्षा को बढ़ावा देना, निर्धारित आईवी तरल पदार्थ और दवाओं का प्रशासन करना, ये हमारी जो नर्सेस होती हैं, यानी कि जो नर्स होती है उसकी भूमिकाएं होती हैं। लेकिन चौथी भूमिका स्वास्थ्य शिक्षा, नर्स कोई भी स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान नहीं करती। ये सब क्या है, नर्स का काम होता है रोगी की देखभाल करना। नेक्स्ट है, अपरिवर्तित हाइपोवोलेमिक शॉक निम्न प्रकार के सदमे में से किस और किया जाता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक में हाइपोवोलेमिक शॉक का सदमा जब होता है किसी को तो यहाँ प्रकार का शॉक दिया जाता है कार्डियोजेनिक। कार्डियो मतलब हृदय से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय निम्नलिखित सभी व्यक्तियों को खाने या पीने के कुछ भी प्रदान ना करें सिवाय, क्या ना प्रदान करें? दस्त और बुखार जिसकी वजह से निर्जलीकरण हुआ है, तो ऐसी चीज़ें ना प्रदान करें। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। मैं बता दूं, अब बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि सर टॉपिक वाइज MCQ कराइए, तो उनकी इंतज़ार की घड़ियां समाप्त होती हैं। आज 1 दिसंबर है, कल 2 दिसंबर से हम चैप्टर वाइज MCQ कराने जा रहे हैं आपके मुख्य सेविका सिलेबस में, जो चैप्टर स्टार्टिंग से है अंत तक। ठीक है, हम उस चैप्टर के आपको MCQ टाइप क्वेश्चन करवाएंगे उस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि उस चैप्टर से रिलेटेड अगर हम MCQ कराएंगे तो आपका अच्छा भी लगेगा, और उस जो चैप्टर है जब उसको पढ़ के करेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। इसीलिए कहते हैं जो हम अपने यूट्यूब चैनल पर हम जो थ्योरी क्लास का रिवीजन करवा रहे हैं वो हमारे हाथ के बने खुद के नोट हैं, वो कहीं से रॉन्ग नहीं है। आप उसको पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे कि इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, जब थ्योरी करेंगे तो थ्योरी में हम बताते हैं कैसे क्वेश्चन बनता है। मान लो हमने विवाह बताया तो वहाँ पर विवाह बताते हैं कि ब्रह्म विवाह जो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा जो आदर्श विवाह माना जाता है ब्रह्म विवाह माना जाता है, तो मैं थ्योरी में बताया है। तो जब थ्योरी को करेंगे तभी आप उसको उस विवाह के MCQ कर पाएंगे। इसलिए हर चीज़ पे आपको पढ़ना है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। तो हम कल से स्टार्ट करने जा रहे हैं MCQ टाइप क्वेश्चन, वो भी टॉपिक वाइज जैसे आपके एग्ज़ाम में आना है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। एक अवस्था जिसमें व्यक्ति की मजबूत भावनाएं होती हैं और अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करता है उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम ऑप्शन नंबर बी हिस्टीरिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बंद जगहों के डर को निम्न कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर जो जगह बंद होती है और उस बंद जगह पर अगर आप रह रहे हैं और वहाँ पर आपको डर लग रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्लैस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, पानी की कमी, पानी से जो लोग डरते हैं उसे हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं, और जो एग्ज़ाम से डरते हैं उसे क्या बोलते हैं? कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की अनिवार्यताओं में निम्नलिखित सभी शामिल हैं सिवाय, कौन नहीं शामिल है? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी, सभी के लिए शिक्षा उच्च शिक्षा प्रदान करना, ये शामिल नहीं है। बाकी ये 3 हमारे शामिल होते हैं। प्रमुख संक्रामक रोगों से रिलेटेड टीकाकरण, खाद्य आपूर्ति और उचित पोषण को बढ़ावा देना, साफ पानी की पर्याप्त आपूर्ति, ये हमारे 3 फैक्टर होते हैं। लेकिन सभी के लिए उच्च शिक्षा प्रदान करना ये नहीं होता। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का यानी कि CHC जो काम होता है वो हमारा यही काम होता है। बाकी ये 3 काम, चौथा काम हमारा नहीं होता जो ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वयं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में व्यक्तियों और समुदाय की भागीदारी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वो हमारी ऑप्शन नंबर बी सामुदायिक भागीदारी होती है। क्या होती है? सामुदायिक भागीदारी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी सामुदायिक भागीदारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वृषण के विषाक्त ट्यूमर को किस रूप में जाना जाता है? जो हमारा वृषण में यानी कि कहीं किसी के टेस्टिस में अगर किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है, ठीक है, तो ट्यूमर हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? मतलब उस ट्यूमर को क्या बोलते हैं? इसे रक्त में क्या
जब हो जाता है रक्त में कैंसर, शायद उसको लिम्फोमा बोलते हैं, लिम्फोमा। लेकिन जो वृषण में ट्यूमर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वृषण के ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं। और जो हमारा रक्त में होता है उसे हम लिम्फोमा बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा वृषण का ट्यूमर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नेक्स्ट है, जिन लोगों को मैं बता दूं, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए परेशान रहते हैं, वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। आप पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। ऑटोक्लेविंग के लिए उपयोग किए जाने वाला तापमान क्या है? ऑटोक्लेविंग, इसके लिए जो तापमान होता है हमारा 121 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 121 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, एरोबिक शब्द किस खेल प्रतिस्पर्धा से संबंधित है? जो हमारे एरोबिक शब्द होता है ये किस खेल से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर ए है जिम्नास्टिक, बी है शतरंज, सी है क्रिकेट एंड डी हमारा गोल्फ। क्रिकेट तो हो ही नहीं सकता, शतरंज हो ही नहीं सकता, गोल्फ हो सकता है, लेकिन इसमें आंसर जो हमारा होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो जिम्नास्टिक के लोग हैं वो जानते हैं एरोबिक्स क्या होता है, ठीक है। होप है, आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कल से हम एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन करवाएंगे आपके टॉपिक वाइज रहेंगे, साथ साथ में हम 100 प्रश्नों की सीरीज भी चलवा रहे हैं जैसे आपके एग्जाम में आना है, और आपका हम थ्योरी क्लास की भी रिवीजन करवा रहे हैं जो हमारे खुद के हाथ के बने नोट्स हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, शुक्रिया।